अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स क्लास 9 मैथमेटिक्स में आज चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है उसका टाइटल है फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, फैक्टराइजेशन करने के तरीके सीखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से ब्रेक किया जाता है फैक्टर्स की फॉर्म में, ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अभी एक्सरसाइज 4.1 में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और हमें उन्हें क्या करना है, फैक्टराइज। पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फैक्टराइज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? फैक्टराइज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए गौर से। अगर हम 25 एक डिजिट है हमारे पास, एक वैल्यू है हमारे पास 25, और मैंने कहा कि मुझे इसके फैक्टर्स बनाने, तो 25 के फैक्टर्स बनाने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मैंने उसको ब्रेक किया, 5 5 25, 5 1 5। ठीक हो गया? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के 25 के हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं वो एक 5 बना है और एक 1 बना है। ठीक है, कैंसिल करने के लिए 1 भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ 25 के आपके पास दो फैक्टर्स आए हैं 5 और 1। और 25 बनाने का पैटर्न क्या है? 25 बनाने का पैटर्न ये है कि आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 25। मतलब एक सिंगल वैल्यू के लिए अगर फैक्टर बनाना हो तो बड़ा आसान सा काम है, आप उसके फैक्टर इस वाली टेक्निक से बनाते हैं। ठीक है, मगर अगर आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और आपसे कहा जाए इसके फैक्टर्स बनाइए, तो अब बात थोड़ी सी मुश्किल है। इस चीज को हम वहां नहीं रख सकते, इस पूरी एक्सप्रेशन को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब जरा गौर से समझें, ऐसे क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। आपने सबसे पहले ऑब्जर्व ये करना है कि क्या हमारे पास कोई कोफिशिएंट ऐसा है जो कॉमन लिया जा सकता हो। जैसे कि यहां पर कोफिशिएंट है 4, यहाँ पे कोफिशिएंट है 16 और यहाँ पे कोफिशिएंट है 24। तीनों में कोई तो बात कॉमन है, तीनों में एक बात सिमिलर है। क्या बात सिमिलर है? ये तीनों 4 के फैक्टर्स हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 4 के टेबल से आप 4 भी ला सकते हैं, 4 के टेबल से आप 16 भी ला सकते हैं और 4 के टेबल से आप 24 भी ला सकते हैं। मतलब तीनों के तीनों कोफिशिएंट्स 4 के फैक्टर्स हैं। इट मींस कि यहां से 4 को कॉमन कंसिडर किया जा सकता है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, कॉमन किस तरीके से लेते हैं मैं आपको यहां पे बता देता हूं। कॉमन लेने का पैटर्न क्या है देखिएगा गौर से। अगर मेरे पास लिखा हुआ हो फॉर एग्जांपल 5x और लिखा हुआ हो मेरे पास 10y, और मैं चाहता हूं कि मैं यहां से 5 को कॉमन कंसिडर करके उसको बाहर कैरी ले लूं, तो गौर से देखिएगा कॉमन किस तरीके से लिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 5 को कॉमन लेना है तो आप इन दोनों एक्सप्रेशन से 5 को डिवाइड भी करा देंगे। देखें क्या किया मैंने, दोनों वैल्यू से 5 को मैंने डिवाइड करा दिया और साथ साथ ब्रैकेट के बाहर आप 5 को मल्टीप्लाई भी करा देंगे। अपनी बात रिपीट कर रहा हूं फिर से, अगर आप 5 को कॉमन ले रहे हैं तो 5 को दोनों वैल्यूज से डिवाइड कराना भी जरूरी है और बाहर मल्टीप्लाई कराना भी जरूरी है। ये कॉमन लेने की डेफिनेशन है। ठीक है, अक्सर बेशतर टीचर हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं बताते कि इसको डिवाइड भी करना है, डायरेक्ट लिखवा देते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इस स्टेप्स पे अलग से मार्क्स तो मिलते नहीं है, इसलिए इस स्टेप को निगलेक्ट किया जाता है। पर कॉमन लेने की बेसिक डेफिनेशन क्या है? अगर आप 5 को कॉमन लेना चाहते हैं तो आप 5 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, 5 से डिवाइड भी कराएंगे। गौर से सुनिएगा, यहां पर कैंसिलेशन हो रही है। कैसे कैंसिलेशन हो रही है? 5 1 5, 5 1 5। यहां तक बात क्लियर है? 5 1 5, 5 2 10। तो कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि 5 ब्रैकेट के बाहर है, x ब्रैकेट के अंदर है और यहां आ रहा है 2y। हम डायरेक्ट कैसे करते हैं पेपर्स में, हम मैथ्स में इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं? मैथ्स में डायरेक्ट ऐसे करते हैं, 5 को बाहर कॉमन लिया, 5 के टेबल में 5 कैसे आता है? 5 1 5। 5 के टेबल में 10 कैसे आता है? 5 2 10। इसलिए हम इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। पर स्टूडेंट्स ये जो स्टेप है हमारे पास, ये कॉमन की डेफिनेशन है। कॉमन लेने के लिए ये स्टेप जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप हर सवाल में ये शो करें, ये आपको सिखाने के लिए बता दिया मैंने कि कॉमन की डेफिनेशन क्या है। आइए सवाल पे बात करते हैं। तो यहां पर मैंने ऑब्जर्व किया कि 4 के टेबल से 4 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है। एक और ऑब्जर्व करने वाली बात थी, ये तीनों 2 के टेबल में भी आ सकते हैं। देखो 4 इवन है, 16 इवन है, 24 इवन है, तो ये 2 के टेबल में भी आ सकते हैं। अब कंफ्यूजन है, आपको 2 कॉमन लेना है, आपको 4 कॉमन लेना है। आप कॉमन वो लेंगे जो आपकी एक्सप्रेशन में सबसे छोटी वैल्यू होगी। आपकी एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू है 4, तो लिहाजा आप यहां पे कॉमन कंसिडर करेंगे 4 को। तो आपने यहां पर
4 को कॉमन ले लिया है। अब आपको और ये देखना है क्या हमारे पास कोई वेरिएबल कॉमन है। देखिएगा, ऑब्जर्व करें, यहां पे है x का वेरिएबल, यहां पे है y का वेरिएबल, यहां पे है z का वेरिएबल। तीनों में कोई भी बात सिमिलर नहीं है, तीनों में कोई भी बात कॉमन नहीं है, लिहाजा वेरिएबल कॉमन कंसिडर नहीं किया जा सकता। 4 को कॉमन ले लिया। अब 4 के टेबल से 4 बनाना है तो स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 4 1 जा 4। साथ में 4 के साथ क्या था, x को तो बाहर कॉमन नहीं लिया था, लिहाजा x आ जाएगा एज इट इज। यहां तक बात क्लियर। 4 के बाद आपको 16 बनाना है तो 4 के टेबल से 16 कैसे आएगा स्टूडेंट्स, 4 4 जा 16। साथ में क्या लिखा हुआ था, y, तो ये आ गया y। 4 के टेबल से 24 बनाना है, सो 4 6 जा 24। z तो बाहर नहीं लिखा था इसलिए z कहां आ जाएगा, z आ जाएगा अंदर। अब ये एक्सप्रेशन बन चुकी है, इसके बाद और कोई चीज कॉमन नहीं आ सकती। ये है आपके फैक्टर्स। तो इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स बने, एक 4, दूसरा ये ब्रैकेट। आसान लफ्जों में बता देता हूं, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी। आइए यहां बात समझते हैं। मैंने 25 के फैक्टर्स बनवाए थे। 25 को जब मैंने ब्रेक किया तो वो ब्रेक हुआ था 5 into 5 में, मतलब 25 के दो फैक्टर्स बने थे, 5 and 5। कैसे पता चल रहा है ये सही है, क्योंकि अगर मैं 5 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 25 आ जाएगा। अगर मुझे डाउट है अपने आंसर पे, मुझे डाउट हो रहा है कि नहीं यार ये इसके फैक्टर्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा दोबारा, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो आई होप कि आपको कॉमन लेना और फैक्टर बनाना आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कोफिशिएंट को ऑब्जर्व किया, तो कोफिशिएंट ऑब्जर्व मैंने किया, यहां पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, और अगर कोफिशिएंट में कोई भी चीज ना लिखी हो तो हम वहां पर 1 अज्यूम करते हैं। तो यहां पे 1 लिखा है, यहां पे 3 लिखा है, यहां पे 4 लिखा है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो फैक्टर्स नहीं है एक दूसरे के। मतलब अगर आप कहें कि सर 1 के टेबल में तो 1 भी आता है, सर 1 के टेबल में तो 3 भी आता है, सर 1 के टेबल में तो 4 भी आता है, तो आप 1 को कॉमन ले लें। तो स्टूडेंट्स 1 को कॉमन ले लेना बेकार है, क्योंकि आप 1 को लिखते तो है नहीं वैसे भी। तो लिहाजा यहाँ पे कोफिशिएंट में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जैसे आती 4 के टेबल में 4 भी आ रहा था, 4 के टेबल में 16 भी आ रहा था, 4 के टेबल में 24 भी आ रहा था, यहां वो बात नहीं हो सकी। चले तो कोफिशिएंट वाले आइडिया को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। यहां पर वेरिएबल चेक करते हैं, क्या पता कोई वेरिएबल ऐसा हो जो कॉमन हो। नोट कीजिए, एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, और एक्स स्क्वायर यहां भी है। इट मींस कि एक्स स्क्वायर को कॉमन कंसिडर किया जा सकता है। दूसरे हाथ पर ये देखिए, वाई यहां पर भी है, वाई यहां पर भी है, पर मैं y को कॉमन कंसिडर नहीं कर सकता। क्या रीजन है, कॉमन का मतलब ये है कि वो वैल्यू सबके पास अवेलेबल हो। y सेंटर्ड वैल्यू में है, y कॉर्नर वैल्यू में है, y फर्स्ट वाली वैल्यू में अवेलेबल नहीं है, लिहाजा हम y को कॉमन कंसिडर नहीं कर सकते। तो लिहाजा यहां पर एक्स स्क्वायर को आपने कॉमन कंसिडर किया है, और उसके बाद जैसे ही कॉमन ले लेते हैं तो आप एक ब्रैकेट बनाते हैं ताकि आप दूसरा फैक्टर तलाश कर सकें। ये पहला फैक्टर आया है, ये कॉमन लेने पे पहला फैक्टर आया, अब दूसरा फैक्टर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर लेकर आना है, या आसान लफ्जों में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर में आएगा 1। सवाल ये 1 तो लिखते नहीं है, तो क्या मैं इस जगह को एम्प्टी छोड़ दूं। तो स्टूडेंट्स अगर 1 कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब कोई ऐसी जगह जहां सिर्फ 1 ही लिखना हो और कुछ नहीं लिख सकते, तो वहां 1 लिखना पड़ेगा, उसको खाली नहीं छोड़ सकते। मिसाल के तौर पे इस पहले क्वेश्चन में देखिए, यहां पर x था ना, अगर मैं यहां से 1 रिमूव भी कर दूं, अब भी इसके कोफिशिएंट में क्या है, अब भी इसके कोफिशिएंट में 1 है। मगर स्टूडेंट्स यहां तो मजबूरी है 1 लिखना, क्योंकि सपोर्टिंग में और कोई अल्फाबेट नहीं है। चलें उसके बाद इस एक्सप्रेशन को देखिए और इस एक्सप्रेशन को देखिए। एक्स स्क्वायर तो बाहर है, क्या नहीं है हमारे पास इस एक्सप्रेशन में, हमारे पास इस एक्सप्रेशन से रिलेट करता हुआ एक्स स्क्वायर तो है, पर 3 नहीं है और y नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम 3 भी लिख देंगे और y भी लिख देंगे। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। लास्ट क्या है आपके पास, माइनस का साइन कॉपी किया ऊपर से। इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस वैल्यू को देखिए, आपके पास क्या नहीं है इस एक्सप्रेशन से रिलेट करता हुआ। एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर है, 4 नहीं है, y स्क्वायर नहीं है और z नहीं है। तो जो चीजें आपने बाहर कॉमन में नहीं ली थी वो आप यहां पर लिखेंगे।
क्लियर हो गई बात। अच्छा, अभी अगर आपको ये कंफ्यूजन रहती है कि सर हमें ये अंदर वाली वैल्यू पुट करना नहीं आ रही, तो मैं इसका एक ऑल्टरनेट सिखा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, डेफिनेशन से ही सिखा रहा हूँ। आपने एक्स स्क्वायर को बाहर लिया ना, अब आप इसको इससे डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स बचेगा क्या? 1। इस वैल्यू को अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3 बचेगा और y बचेगा। स्टूडेंट्स, अगर इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा क्या? 4 बचेगा, y स्क्वायर बचेगा और z बचेगा। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, क्योंकि इसके बाद इसमें और हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो स्टूडेंट्स मुझे यहां पर 3 का जो फैक्टर है वो कॉमन नजर आ रहा है। क्या रीजन है? बिकॉज 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 3 आता है। इसका मतलब हम यहां पे 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो 3 को जब मैंने कॉमन ले लिया है तो उसके बाद मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगा, पर मुझे इस चीज का ख्याल भी रखना है, क्या 3 के अलावा और कुछ कॉमन है? चलिए वेरिएबल देखते हैं। मुझे फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी p नजर आ रहा है, सेकंड में भी p नजर आ रहा है, थर्ड में भी p नजर आ रहा है। मुझे फर्स्ट में भी q नजर आ रहा है, सेकंड में भी q नजर आ रहा है, थर्ड में भी q नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 कॉमन है, p कॉमन है और q कॉमन है। तो जो जो चीजें कॉमन है उसे ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। ये आ गया आपका फर्स्ट फैक्टर। अब बना रहे अंदर वाली चीजों को, गौर से सुनिएगा। इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा, p से p कट हो जाएगा, q से q कट हो जाएगा। क्या कट नहीं होगा? r कट नहीं होगा, तो ये आ गया r। इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 6 के बजाय 2 लिखा। फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या ऑल्टरनेट चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो क्या पढ़ोगे? 3 के टेबल में 6 कैसे आता है? 3 2 जा 6 बनता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, बचा क्या? t बच गया भाई, t कैंसिल नहीं हो सका। ओके नेक्स्ट, 3 से 3 कैंसिल, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, क्या बचा स्टूडेंट्स? s बच गया। इसके बाद और कुछ इसमें से कॉमन नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इसके भी ये 2 फैक्टर्स बन गए, एक पहला वाला और एक दूसरा वाला। आप चाहो तो इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि भाई ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाना आ गए। एक्सरसाइज चल रही है, पूरे चैप्टर में हम फैक्टराइजेशन सीखते रहेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।